अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जान और MJ शहीद टीवी पर मैं आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जापान वीज़ा से मुतालिक। पाकिस्तान से जापान वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लगाने चाहिए, किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। आज की वीडियो में ये तमाम बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जापान वीज़ा अप्रूवल के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो भी लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वीज़ा अप्रूव होकर आ रहे हैं। पहले जापान वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डायरेक्ट जापान एम्बेसी में सबमिट होते थे। फर्स्ट कम फर्स्ट की बुनियाद पर लोगों के डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि जापान वीज़ा फ़ीस और एम्बेसी में अपॉइंटमेंट की कोई फ़ीस नहीं होती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते थे और लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा रहता था। लोग बेचारे सुबह सवेरे आकर के लाइन पे लग जाते थे और अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। तो इस रश को कंट्रोल करने के लिए जापान एम्बेसी ने टोकन सिस्टम मुतारिफ करवाया। सुबह आने वाले लोगों में से सिर्फ 100 लोगों को टोकन दिया जाता था जो कि अपने डॉक्यूमेंट जमा करते थे। इसके अलावा जो लोग होते थे वो बगैर डॉक्यूमेंट जमा किए घरों को वापस चले जाते थे। इससे ये हुआ कि रश तो थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ गई क्योंकि लोग दूर दराज के इलाकों से आते थे और बगैर अपना एप्लीकेशन सबमिट किए वापस चले जाते थे। तो इसका हल जापान एम्बेसी ने ये निकाला कि उसके बाद जापान एम्बेसी ने एप्लीकेशन की सबमिशन जो है वो VFS जेरिस के थ्रू करना शुरू कर दी। फिलहाल इस्लामाबाद और कराची के VFS ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है। तो अगर आप भी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपको भी इस्लामाबाद या कराची के VFS ऑफिस में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि VFS ऑफिस वाले बगैर अपॉइंटमेंट के एंटरटेन नहीं करते। पहले ज़्यादातर लोग जापान का वीज़ा इसलिए भी अप्लाई करते थे क्योंकि जापान वीज़ा फ़ी नहीं होती थी और अपॉइंटमेंट का भी फीस नहीं होता था। तो अब क्योंकि आपको VFS के अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ी बहुत पेमेंट करनी पड़ती है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश कम हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आपने जापान एम्बेसी के वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उसके ऊपर अपना 4x4 का विद वाइट बैकग्राउंड अपना एक पिक्चर लगाना है। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 6 मंथ वैलिडिटी। आप अपने पासपोर्ट की फर्स्ट, सेकंड और जितने भी पासपोर्ट के पेजेस यूज हुए हैं उनकी फोटोकॉपी लगाएंगे और उसके साथ अपना एक CNIC की A4 साइज की कॉपी भी लगाएंगे। उसके बाद है आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट विद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। आपके बैंक स्टेटमेंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 2 मिलियन तक होना चाहिए। अगर 20 लाख से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका वीज़ा सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। उसके बाद है सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो HR या आपकी कंपनी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आप लगाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास आपकी बिजनेस का प्रूफ, लेटर हेड भी होना चाहिए। लेटर हेड के ऊपर आप एक थोड़ा सा एप्लीकेशन लिख देंगे एम्बेसी के नाम के, मैं इस मकसद के लिए विजिट के लिए विजिट या किसी काम से जा रहा हूँ, तो आप मुझे वीज़ा ग्रांट कर दें। अगर आपका बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एफिलिएटेड है तो आप अपना चैम्बर का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और अगर आपके एसेट्स डिक्लेयर है और आप टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप उसकी कॉपियाँ लगाएंगे। इसके साथ NTN सर्टिफिकेट की भी कॉपी भी आपकी लगेगी। इसके अलावा आपके पास आपका रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, FRC और द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डे बाय डे
ट्रैवल प्लान کہ آپ جاپان میں کیا کرنے جا رہے ہیں, کس سے ملیں گے, کیا کریں گے, سٹے کہاں کریں گے, اور آپ کے جو ڈپارچر کب ہے, وہاں سے واپسی کب ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے ڈے وائز ایک پیپر پر لکھنی ہے اور یہ ایک مینڈیٹری ہے. اس کے بغیر آپ کا اپلیکیشن سبمٹ بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ تمام ڈاکومنٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے وی ایف ایس آفس کا اپوائنٹمنٹ لینا ہے. تو وی ایف ایس اپوائنٹمنٹ کے لیے میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک شیئر کر دیتا ہوں. آپ نے صرف اس پر کلک کرنا ہے اور ان کے ویب سائٹ پر جا کر اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل دینی ہے اور اپنا اپوائنٹمنٹ بک کروانا ہے. تو جس دن کا اپوائنٹمنٹ آپ کو ملتا ہے اس دن جا کر کے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وی ایف ایس کے اسلام آباد یا کراچی کے آفس میں سبمٹ کرنے ہیں. جب آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر لیں گے تو کوئی انٹرویو نہیں ہوتی وی ایف ایس آفس کے میں. اس سے پہلے جب جاپان ایمبیسی میں سبمیشن ہوتی تھی وہاں پر آپ سے انٹرویو لیا جاتا تھا. تو جب یہ ڈاکومنٹ وی ایف ایس آفس سے جاپان ایمبیسی میں جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی ہوتی ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ویزا آفیسر آپ کو فون کر کے آپ سے وہ معلوم کر لیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی انٹرویو نہیں ہوتا. جاپان ایمبیسی ویزا پروسیسنگ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. تقریباً 1 ویک سے لے کر 10 دن تک ان کا ڈیسیشن آ جاتا ہے. جاپان ایمبیسی آپ کو ٹورزم وزٹ کے لیے میکسیمم 30 ڈیز اور مینیمم 15 ڈیز کا ویزا گرانٹ کرتا ہے. اس کی ویلیڈیٹی 3 منتھس کی ہوتی ہے اور اسی 3 منتھس کے اندر آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے. تو دوستوں اگر آپ کے پاس بھی تھوڑی بہت ٹریول ہسٹری ہے جیسے کہ تھائی لینڈ, سری لنکا, ملیشیا وغیرہ کی, اور آپ کی اچھی خاصی بینک اسٹیٹمنٹ ہے اور اچھا انکم تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جاپان کا ویزا اپلائی کریں. کیونکہ جن لوگوں کے پاسپورٹ پر جاپان کا ویزا ہوتا ہے تو اور اگر وہ دوسرے بڑے کنٹریز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس بیس پر ان کا ویزا ریشو اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی جاپان ویزا سے ریلیٹڈ ویڈیو. اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.